नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा धर्मांतरण विरोधी कानून जो कुछ राज्य सरकारें बनाने के बारे में बात कर रही हैं उसके बारे में। इन धर्मांतरण विरोधी कानूनों का टारगेट क्या होगा कि इंटर रिलीजन मैरिजेस को रोका जाए। तो ये मुद्दा पिछले महीने काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द निकिता तोमर मर्डर, और उसके बाद से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि हम इस तरह के कानून बनाएंगे। और उसमें कई राज्यों ने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक ऑलरेडी ऐसा कानून है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके अनुसार अपने कानून बनाएंगे। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको ये पूरा टॉपिक समझाऊंगा और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में क्या कानून है इस तरह के इंटर रिलीजियस मैरिजेस को रोकने के लिए, एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक स्टडी IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी IQ अपने सभी कोर्सेज पर बिग दिवाली सेल के तहत 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट कोर्स खरीदने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। जल्द से जल्द डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप और वहाँ पर आप UPSC के GS कोर्सेज जिसमें मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री को पढ़ाया है उन्हें भी अवेल कर सकते हैं एट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अपार्ट फ्रॉम फ्लैट 50% डिस्काउंट। तो रिसेंटली हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने हरियाणा असेंबली में ये बात कही कि हरियाणा राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए हम एक कानून बनाएंगे और उसमें इन्होंने स्पेशली जिक्र किया था कि हम हिमाचल प्रदेश का जो कानून है उसको स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पर अपने यहाँ पर भी कानून बनाएंगे। इस तरह के कानून को बनाने के पीछे रीज़न ये है कि रिसेंटली हरियाणा के फरीदाबाद में एक केस हुआ था जिसमें निकिता तोमर नाम की एक 20 साल की लड़की को एक युवक ने मार दिया था। वो लड़का मुस्लिम था और वहाँ पर कन्वर्जन की जो बात है वो फिर से चर्चा में आई, न्यूज़ में आई। और ये जो लव जिहाद का मुद्दा है ये फिर से कई संगठनों ने उठाया और इसी के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं, खास करके हरियाणा सरकार, कि हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हो सकता, यानी कि कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकता, धर्म नहीं बदल सकता, स्पेशली शादी करवाने के लिए। और इस तरह का कानून हिमाचल प्रदेश में पिछले साल ही लाया गया था, उसको पढ़ा जाएगा और उसके बेसिस पर हम अपना कानून बनाएंगे। अब मैं आपको भारत में मैरिज लॉज के बारे में कुछ बेसिक्स बताता हूँ। देखो, भारत में कई तरह के मैरिज के कानून हैं। अगर आप शादी करते हैं और अगर आप हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपकी शादी रजिस्टर होती है। याद रखिए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ रजिस्टर। शादी मैरिज एक्ट के तहत नहीं होती है। शादी आप अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो या फिर जैन हो, लेकिन जो शादी का रजिस्ट्रेशन होगा सरकार में वो इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होता है। इसी तरह से मुस्लिम्स की जो शादी है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के तहत रजिस्टर करी जाती है और उसी के तहत वहाँ पर गवर्न होते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के तहत क्रिश्चियन मैरिजेस को रजिस्टर किया जाता है और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के तहत पारसी मैरिजेस को रजिस्टर किया जाता है। तो ये जो मैरिज एक्ट्स हैं ये सारे धर्म के आधार पर बेस्ड हैं। आप देख ही सकते हैं इनमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी ये सब मेंशन्ड है। याद रखना, हिंदू में जैन, सिख, बौद्ध ये भी आ जाते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद देश में एक अलग कानून बनाया गया जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये स्पेशल मैरिज एक्ट खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी शादी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। अगर जो दो लोग शादी कर रहे हैं वो अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं तो उनके पास बेसिकली 2 ऑप्शन होते हैं। या तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो अपनी शादी को रजिस्टर करें, जिसे हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में कोर्ट मैरिज कहते हैं, वो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो 2 लोग हैं उनमें से कोई एक दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके उस धर्म के अनुसार शादी करे। मान लो लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, तो अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं तो लड़की को हिंदू धर्म अपनाना होगा और फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर हो जाएगी। कई केसेस में इसका विपरीत भी होता है कि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक इस्लाम को अपना ले और फिर वो शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत करी जाए और रजिस्टर हो। तो ये 2 तरीके होते हैं भारत में अगर कोई इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहता है। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट अवेलेबल है तो दोनों में से किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या है, दोनों सिविल यूनियन कर लें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। लेकिन ये कहना आसान है और प्रैक्टिकली करना मुश्किल है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में 2 बहुत ही डिफिकल्ट फीचर्स हैं। अगर कोई इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहता है तो उसको सबसे पहले कोर्ट में, अपने लोकल कोर्ट में एक नोटिस देना होगा कि हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं, हम शादी करना चाहते हैं और इस दिन हम शादी करेंगे। तो ये नोटिस आपको पहले देना होता है, एक प्रायर पब्लिक नोटिस कोर्ट को दिया जाता है और उस नोटिस को देने के बाद जो वहाँ की लोकल कोर्ट है
वो उस नोटिस को पब्लिकली डिस्प्ले करती है, उसको नोटिस बोर्ड पे चस्पा दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि क्या किसी व्यक्ति को इस शादी से कोई एतराज़ है, उनसे जनता से ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो गया, एक तो आपको 30 दिन का नोटिस देना है। किसको देना होता है? मैरिज ऑफिसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर आपको एक नोटिस देना है और उस नोटिस को 30 दिन के लिए डिस्प्ले किया जाएगा ऑफिस के बाहर। वो एक तरह से पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। अगर दोनों में से एक पार्टनर दूसरे ज़िले का रहने वाला है तो उस डिस्ट्रिक्ट के मैरिज ऑफिसर को भी ये नोटिस भेजा जाएगा, वहाँ पर भी ये नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाएगा 30 दिन के लिए उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पर दूसरा व्यक्ति रहता है। तो कुल मिलाकर लड़का और लड़की दोनों जहाँ पर रहते हैं, दोनों के डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के बाहर ये नोटिस लगा रहेगा। अब जब ये नोटिस लगाया गया है तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति इस शादी पर एतराज़ जता सकता है। एनी पर्सन कैन ऑब्जेक्ट टू द मैरिज ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉन्ट्रावेन्स द कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज। अब देखो, इन दोनों कानूनों में, स्पेशल मैरिज एक्ट और जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं शादी के लिए। तो कोई भी आपत्ति उठा सकता है कि ये शादी वैलिड नहीं है, और जो भी आपत्ति उठेगी उस पर फिर जांच होगी, और वो जांच अगेन 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला आना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस 2 महीने तक खिंच सकता है। अगर मैरिज ऑफिसर परमिशन नहीं देता इस शादी का, उसे लगता है कि ऑब्जेक्शन जो उठाया गया है वो सही है, तो फिर जो जोड़ा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो फाइनल होगा। लेकिन इस 2 महीने के समय काल में बहुत कुछ घटित हो जाता है इस देश में। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे ही ये नोटिस डिस्प्ले किया जाता है, इस देश में कई लोग हैं, कई संगठन हैं जो इस तरह के इंटर रिलीजन मैरिजेस को नहीं देखना चाहते। वो ऑब्जेक्शंस उठाएंगे, वो लड़का या लड़की वालों के घर वालों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से इस शादी को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए ज़्यादातर जोड़े इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो 2 अलग अलग धर्म के लोग हैं उनमें से कोई एक कन्वर्ट कर जाएगा दूसरे धर्म को, और फिर वो उस धर्म के, या तो हिंदू या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो कानून है उसके अनुसार अपनी शादी को रजिस्टर करवा लेते हैं। इस स्पेशल मैरिज एक्ट का एक और ड्रॉबैक ये है कि अगर आप एसएमए के तहत शादी करते हैं तो आप अपनी अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा नहीं रहते। अगर आप हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या जैन रिलीजन के थे और आपने एसएमए के तहत अपनी शादी रजिस्टर कराई है तो यू आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर अनडिवाइडेड फैमिली। आप अपनी फैमिली से लीगली सेपरेट हो चुके हैं। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के तहत अब नहीं आएंगे। लंबी प्रक्रिया के अलावा इस कानून में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि सेफ्टी और प्राइवेसी पर थ्रेट आ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, कई बार जान का खतरा भी हो जाता है कपल्स को। तो ये सेफ्टी और प्राइवेसी वाला इशू बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दे प्रेफर टू गो फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। अब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में फॉर्मल तरीके बताए गए हैं किस तरह से कोई कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सेरेमनी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आर्य समाज जैसे संगठनों ने कुछ तरीके किए हैं, शुद्धि या फिर घर वापसी जैसे प्रोग्राम भी थे, लेकिन धार्मिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हिंदू धर्म में रिकन्वर्ट करने का कोई फॉर्मल तरीका अभी तक नहीं है, जैसा कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी बेसिकली अब्राहमिक रिलीजन्स में होता है। अब ये पूरा मामला पिछले महीने चर्चा में इसलिए भी आया था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें यह कहा उन्होंने कि रिलीजियस कन्वर्जन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज़ अनएक्सेप्टेबल। एक जोड़ा था जिसने सिक्योरिटी मांगी थी प्रशासन से, पुलिस से, कि वो दोनों अलग अलग धर्म के थे और उन्होंने शादी वैसे ही करी थी। स्पेशल मैरिज एक्ट से बचने की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए उन्होंने, एक व्यक्ति ने कन्वर्जन कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और दोनों ने शादी कर ली और फिर कहा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी प्ली को डिसमिस कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट ने यह कहा कि जो धर्म परिवर्तन होता है वो चेंज ऑफ हार्ट के बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि आपका अगर हृदय परिवर्तन हो गया कि आप ये धर्म अपनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये धर्म अपनाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि केवल आपको शादी करनी है और कुछ चीज़ों को बाईपास करना है, इसलिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ महीने पहले ये मुद्दा केरल राज्य में भी काफ़ी चर्चा में था क्योंकि वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसने ये एसएमए के तहत जो एप्लीकेशंस आती थी उन मैरिज नोटिस को अपलोड करना बंद कर दिया था अपनी वेबसाइट पर। क्योंकि होता क्या था, जो वो नोटिस थे उनको जब वेबसाइट पर डाला जाता था तो उसका गलत इस्तेमाल होने लगा, सोशल मीडिया पर वो लिस्ट्स फैलने लगी, कम्युनल प्रोपेगेंडा के लिए उसका इस्तेमाल होने लगा। तो अब ये नोटिस केवल कोर्ट के बाहर फिजिकली आपको नोटिस बोर्ड पर दिखेंगे, वेबसाइट पर अपलोड नहीं होते, ताकि इनको दुनिया भर में हर कोई एक्सेस ना कर पाए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के इस कानून की जिसको कई राज्य रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश ने 2007 में ऑलरेडी एक कानून बना दिया था जिसके तहत कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकता, बाय फोर्स और बाय फ्रॉड, यानी धोखे से और ज़बरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और पिछले साल 2019 में फिर से हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक और नया बिल पास किया। ये तो पुराना कानून तो था ही, उसको और मजबूत बनाते हुए एक नया कानून पास किया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2019।
इसको इन्होंने बेस किया था उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 के बेसिस पर। तो इस हिमाचल के कानून में क्या लिखा गया है? पहली बात, इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का धर्मांतरण नहीं कर सकता। नो वन कैन कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय फोर्स, इंड्यूसमेंट और बाय मैरिज। तो आप ना तो किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ना उसे कोई लालच देके, और ना ही शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जोड़ा गया है ना इसमें, और बाय मैरिज, इसी को बेसिस बनाकर अब दूसरे राज्य इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं। अगर कोई शादी केवल धर्म परिवर्तन के लिए करी जाती है तो फिर इस तरह की शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा फैमिली कोर्ट के द्वारा। अगर दोनों में से कोई भी परिवार आपत्ति उठाता है, अगर एक भी पार्टी पिटिशन करती है कोर्ट को, तो ऐसी शादी को नल एंड वॉइड कह दिया जाएगा। अब इस कानून में रिकन्वर्जन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अगर आप अपने पेरेंट रिलीजन में रिकन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि मान लो कि कोई व्यक्ति मुस्लिम था, वो उसने हिंदू धर्म अपना लिया और अब अगर वो फिर से इस्लाम अपनाना चाहता है, तो इसके बारे में ये कानून कुछ नहीं कहता। तो इस कानून में पनिशमेंट्स क्या क्या हैं? पहली चीज़, जितने भी इसमें ऑफेंसेस हैं वो सारे कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं। आपको इसमें बेल नहीं मिलेगी। प्रिजन टर्म इसमें 1 से 5 साल का है। फाइन तो है ही साथ में। अगर विक्टिम माइनर है, अगर महिला शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करती है, तो फिर ये सज़ा बढ़कर 5 की बजाय 7 साल की भी हो सकती है। अब इस कानून के बाद हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर क्या कहती हैं हमारी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 इस बारे में बात करते हैं, जो हमारे रिलीजियस फ्रीडम के अधिकार हैं। तो आर्टिकल 25 साफ तौर पर कहता है कि देयर विल बी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, यानी आप अपने अंतःकरण की बात को मानने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। आप अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने धर्म को अबाध तरीके से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो याद रखिए, देयर इज़ अ राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स भारत में। लेकिन इसमें राइट टू कन्वर्ट का अधिकार नहीं है। आप अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं लेकिन किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो फंडामेंटल राइट है उसमें नहीं है। लेकिन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ज़रूर है। हर व्यक्ति आज़ाद है कि वो जहाँ चाहे, जिस धर्म को चाहे फॉलो कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे को कन्वर्ट करने का फ्रीडम यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है। ओके। और फोर्सिबल कन्वर्जन्स जो हैं वो हमारी इसी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को मानते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण कर रहा है तो फिर वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के खिलाफ है, और ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस भारत के हर नागरिक को दी गई है। तो अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट करना चाहता है, मान लो मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ और मैं रियल में कन्वर्जन करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? तो इस कानून में ऐसा नहीं है कि कोई प्रावधान नहीं है कन्वर्जन का। डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश में रहते हुए भी कोई व्यक्ति कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 1 महीने का नोटिस देना होगा, रीज़न बताना होगा, कारण बताना होगा कि मैं क्यों धर्मांतरण कर रहा हूँ, और ये भी कहना होगा कि मैं एक शपथ पत्र एक तरह से देना होगा कि मैं अपने मन से धर्मांतरण कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग माई रिलीजन ऑफ माई ओन वायलेशन और फ्री कंसेंट, यानी मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती मेरा धर्मांतरण नहीं करवा रहा है। और जो भी प्रीस्ट है जो इस तरह का कन्वर्जन सेरेमनी कर रहा है, उसे भी प्रशासन को 1 महीने एडवांस में ये नोटिस देना होगा कि मैं इस तारीख को इस व्यक्ति का या इतने व्यक्तियों का धर्मांतरण करने वाला हूँ। इस तरह का नोटिस देना ज़रूरी है। नोटिस मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी होगी कि एक इंक्वायरी करवाई जाए कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है, इंटेंशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, और उसके बाद परमिशन दी जा सकती है। अगर इस तरह की नोटिस नहीं दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को तो 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। अब इसी कानून को आदर्श मानकर 4 बीजेपी रूल स्टेट्स कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा एक नया कानून बनाना चाहते हैं लव जिहाद को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर कई लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये वाला इस तरह का कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। तो अब इसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून से बचने के लिए ही हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश वाले कानून को फॉलो करेंगे। लेकिन अब इस तरह के एंटी कन्वर्जन लॉज में क्रिटिसिज्म क्या है? देखो, ये आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करते हैं। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 14 और 15 क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा यूपीएससी स्मार्ट कोर्स अवेल कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने समझाया है पॉलिटी में कि आर्टिकल 14 और 15 में क्या बातें कही गई है। तो यहाँ पर जो राइट्स गारंटी करी गई हैं हमारे संविधान के द्वारा, उनको यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है, और इसीलिए ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे और अल्टीमेटली इन्हें कोर्ट्स में स्ट्राइक डाउन करवाया जा सकता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।